कलयुगी बच्चों को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहू मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मत करो। आइंदा से बिना तुमसे पूछे रसोई के अंदर क्या मैं उसके चौखट भी पार नहीं करूँगी। पर मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। कुछ तो मेरी बुढ़ापे पे तरस खाओ। मैं तुम्हारी माँ जैसी कोई अपनी बूढ़ी सास के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। मत करो बहू, मैं बहुत भूखी थी इसलिए रसोई में बस एक रोटी और यह कल की बची हुई सब्जी ली थी। अब देखो, इसमें भी तुमने कॉकरोच डाल दिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी। हे भगवान, तूने जो पेट दिया है तो उसकी भूख का इंतजाम भी तू ही कर। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। या तुम मुझे मौत दे दे या फिर कोई और ठिकाना। मैं यहाँ खाना नहीं खा सकती। आखिर बार मुझे माफ़ कर दो। रोती बिलखती यशोदा जी फूट फूट के रोते हुए अपनी बहू खुशी से विनती कर रहे थे। खुशी यशोदा जी के बालों को पकड़े हुए बोली, बुढ़िया ये रोटी तो तुम्हें अब खानी ही होगी। यही औकात है तुम्हारी, शुक्र मनाओ। रोटी के साथ तुम्हें कॉकरोच नहीं खिला रही हो, बस तुम्हारी थाली में कॉकरोच डाली हूँ। और सब्जी बची हो या टूटी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे फ्रिज को हाथ लगाने की। यह फ्रिज क्या तेरे भतार ने खरीदी है? इस घर में पैसे बुढ़ोने लगा तो तुम अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगे। मुझे तो तुम लोग पहले दिन से फुटी आँख नहीं भाते थे। कुछ रोज़ यहाँ तुम लोगों को रहने देती हो, वो मेरी मजबूरी, वरना मैं तो तुम्हें अपने घर के आसपास भीख भी मांगने न दूँ। और यह रोना धोना करके आंसू बहाकर कैसे डरा रही है। चल, यह सब अपने पति को दिखाना है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग अब यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ, पर तुम बूढ़ी हट्टी इतनी ढीठ हो जाती हो कि जाते भी नहीं हो। अरे अपनी बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? रहने के लिए उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी, पर मुझे अब तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। चल हट मेरे रास्ते से। आइंदा से यह गलती हुई न तो आज तो खाने में कॉकरोच डाली हो, कल गटर का पानी पिलाऊंगी। जब यशोदा जी को जलील करते करते खुशी थक गई तो वहाँ से चली गई और यशोदा जी चुपचाप अपमान के घूंट पी रही थी। आखिर करते भी क्या? अपना सब कुछ बेच बाच कर बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए वो खुद ही आई थी। यशोदा जी के पति कैलाश बाबू ने कितनी बार कहा था, यशोदा हम लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं। आजकल बच्चे माँ बाप की दखल अंदाजी और उनकी उपस्थिति पसंद नहीं करते हैं, पर यशोदा जितनी सीधी और मन की सच्ची थी कि उनकी बची हुई जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती थी। सास जुटली साग सब्जी लेकर थके हारे कैलाश बाबू ने घर के अंदर प्रवेश किया और बोले, यशोदा एक गिलास पानी पिला दो, सांस फूल नहीं है। कितनी बार कहता हूँ बहू को कि 10 रुपये ज़्यादा दे दिया करो या फिर यहीं से सब्जी मंगवा लो, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। अब इस उम्र में मुझे ये सब कहाँ हो पाएगा। खाने को पोषण भोजन नहीं मिलेगा और काम जवानों जैसे कैसे हो पाएगा। यशोदा सुनती हुई एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे बहू कहाँ चली गई तुम्हारी सास, तुम्हें एक गिलास पानी पीने को दे दो। कहते कहते कैलाश बाबू बरामदे की टूटी हुई कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गए। जैसे ही वो सब्जी का थैला नीचे लगे, थैले में से 1-2 टमाटर इधर उधर बिखर गए। खुशी उधर से लाल पीली होती हुई और बोली, बाबूजी आपको तो पता ही नहीं टमाटर के क्या भाव हैं। जब यहाँ तक सब्जी लाए थे तो रसोई में जाकर रख नहीं सकते थे। आप लोगों से एक काम भी ढंग का नहीं होता है। मुझे लग रहा है यहाँ बहुत दिनों से आप रह रहे हैं, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है। मैं कहती हूँ आप लोग नैना ननद के पास कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं चले जाते हैं। नौकरी करने के साथ अब टमाटर भी मुझे उठाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फूल जैसी कोमल बेबी आराम जो कर रही होगी। इतना कहते हुए खुशी सब्जी का थैला लेकर रसोई में चली गई। किशोर बाबू सोचने लगे, इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद भी
यशोदा जी अपने कमरे से नहीं निकले, इसका मतलब है ज़रूर कोई बात है। उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई और स्टोर रूम की तरफ चले गए, जहाँ उनकी और यशोदा जी के रहने का इंतज़ाम किया गया था। यशोदा जी की आंखों के आंसू अभी तक सूखे भी नहीं थे। उसे देखकर कैलाश बाबू सब समझ गए कि फिर बहू ने कुछ अत्याचार किया। जब उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा और आंखें लाल क्यों हैं? यशोदा जी रोते हुए बोली, सुनो जी, एक चुटकी सिंदूर के लिए तो मैं सातों जन्म आपकी आभारी रहूंगी, पर एक एहसान कर दो, क्या अब एक चुटकी जहर भी दे दो। अब मुझसे इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। इतना कहकर उसने सारी बात कैलाश बाबू को सुनाई। कैलाश बाबू की आंखें भी भर आई और बोली, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी बदहाली का। काश कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो आज तुम्हारी यह दशा नहीं हुई होती। चुप हो जाओ, अभी मैं इतना भी कंगाल नहीं हुआ हूँ कि तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो कुछ सोचने लगे और उस दिन को याद करने लगे जब कैलाश बाबू को याद आ गया जहाँ उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। इसके बारे में बेटी बहू को याद भी नहीं था। हाँ, शहर में सब नौकरी के सिलसिले में बस गए थे, तो उसके रिटायर होने पर उनकी बेटी बहू ने उस घर को बेचने का सुझाव दिया और अपने पास दिल्ली बुलवा लिया था। खुशी नौकरी करती थी। वृद्ध दंपति को बेटी बहू के साथ बिताने का मौका मिला। समय की दूरी पर चला, अतीत में खोया मन कब निश्चित हो गया पता ही नहीं चला। कैलाश बाबू भी अपने पैतृक स्थान को भूल चुके थे। बेटी बहू के सुख जो के मर्तरक होते हैं, उन्हें भी अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शुरू में खुशी का स्वभाव अच्छा था। सास ससुर के साथ रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था। खुशी का समय ऑफिस और घर के कामों में बीतता था। वहाँ आने के बाद यशोदा जी ने बहू से कहा, बहू घर के कामों की चिंता मत करो, कुछ काम लोग काम वाली कर जाती हैं, बाकी काम मैं कर लूँगी। पूरा दिन खाली ही तो रहती हूँ। लेकिन खुशी को उन्हें कोई भी जिम्मेदारी सौंपना पसंद नहीं था। वह सब कुछ खुद करती थी या काम वाले से करवाती। वो अपने रिश्ते में किसी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती थी और सास का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोग उसकी मर्जी से वहाँ रहने नहीं आए थे। यशोदा जी को शुरू में घर के कामों से अलग रखना ही खुशी को पसंद था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यशोदा जी किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े। वे इतना ही कहती थी, नहीं, मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। वो दोनों शुरू में उसके लिए बस मेहमान थे और एक सीमा के बाद चाहे वे खुद खुशी के माता पिता भी अपने बेटी बहू के पास विदेश रहने चले गए और वो उनसे संपर्क भी नहीं करती थी। यशोदा जी ने कई बार खुशी के स्वभाव से स्पष्ट जान लिया कि एक लंबे समय के लिए उस घर में उन दोनों का रहना मुश्किल हो जाएगा। कितने चाव से अपना सब कुछ समेट कर रिटायरमेंट के बाद अपना घर बेचकर बेटे के लिए बड़ा घर लिया कि यहाँ एक साथ रहेंगे, पर यहाँ वो अपनी पहचान धीरे धीरे खो रही थे। हर दिन कैलाश बाबू और यशोदा जी बेटी बहू के व्यस्त जीवन में अपना स्थान ढूंढते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वातावरण की औपचारिकता उन्हें दमघोट लगने लगे कि बहू बेटी के सामने कुछ और होती थी और उसके पीछे अपना रूप भी बदल लेती थी। धीरे धीरे उसने अपना रूप ऐसा बदला जिसकी कल्पना भी दोनों दंपति नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेटे से बहू का व्यवहार बिल्कुल छुपा हुआ था। एक दिन कैलाश बाबू बोले, लगता है हमारे बच्चे को हमारी ज़रूरत नहीं है, कहीं हम जबरदस्ती इन पर बोझ तो नहीं बन रहे हैं। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि कैलाश बाबू का बेटा रोहित घर के अंदर दाखिल हुआ। यशोदा जी बोली, बेटा रोहित, हम सोच रहे थे थोड़े दिन के लिए नैना के पास हो आए। यह कहकर यशोदा जी बेटी के मन को टटोलने लगी। उन्हें लगा बेटा उन्हें रोकेगा, पर रोहित ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि घर में सब कुछ ठीक नहीं था। उसे जो चाहिए था वो तो मिल चुका था, तो इससे पहले कि दिलों का तनाव बाहर आए, उनका जाना ही ठीक था। रोहित बड़े ही
सहजता से बोला, देखिए माँ, मुझे जीवन भर अपनी पत्नी के साथ निभाना है, फिर मुझे उसका साथ तो देना ही होगा। अच्छा होगा आप लोग भी कुछ दिन के लिए वहाँ रह लीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के जाने की व्यवस्था करता हूँ। वैसे भी लौट कर तो आप लोगों को यहीं आना है और कोई ठिकाना भी तो नहीं है बचा बिना कहे ही रोहित ने बहुत सी बातें कह दी। रोहित स्टेशन छोड़ने गया पर बहू एक बार भी उनसे मिलने तक नहीं आए और ऑफिस चले गए। रोहित ने माँ के हाथों में कुछ पैसे जबरदस्ती रख दिए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। रोहित बोला, माँ क्यों यह सब ड्रामा स्टेशन पे करती हो? लोग सोचेंगे मैं जबरदस्ती तुम्हें कहीं भेज रहा हूँ और बेटे के घर रहने जा रही हो, कौन सा वृद्धाश्रम जा रही हो। और ऐसा नहीं है कि खुशी की ही गलती है, आपने कुछ तो किया होगा जिसके कारण खुशी का व्यवहार आपके प्रति बदल गया। इतना कहकर रोहित जैसे ही कैलाश बाबू के पैर छूने लगा, कैलाश बाबू ने उसे गले से लगाते हुए कहा, सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए और बोले, बेटा जिस दिन तुम मेरी उम्र में आओगे तब तुम्हें एहसास होगा सही और गलत का। बस इतना ही कहूँगा कि बूढ़े माता पिता की ज़रूरत शायद बच्चों को नहीं होती है। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन नैना और नमाद आकाश घर पे थे। नैना को कुछ महीने पहले ही बच्चे हुए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था। घर में काम वाली तो थी पर घर की सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। आते ही यशोदा जी ने बेटी की बिखरी गृहस्थी संभाली और घर की काया पलट हो गई। तो नैना की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सब काम समय पे होने लगा। आया भी ज़्यादा ध्यान से काम करने लगे और बच्चे की देखभाल नाना नानी के स्नेह छाया में हो रही थी। इस बात से आकाश और नैना दोनों खुश थे। आकाश ने सोचा, अगर यह दोनों यहीं रह रहे हैं तो आया की क्या ज़रूरत है। उसने यह बात एक रोज़ हंसी हंसी में यशोदा जी के सामने रख दी। कैलाश बाबू ने उसका विरोध किया परंतु यशोदा जी अपने स्वभाव से मजबूर थी। उन्होंने कहा, नहीं जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच तो कह रहे हैं दामाद जी, जब हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो देखभाल कर ही लेंगे, तो नौकर की क्या ज़रूरत है। कैलाश बाबू का सोचना था कि इस उम्र में पूरी तरह से बच्चों को और घर के कामों को संभालना मुश्किल है, पर वो चुप रहे। धीरे धीरे घर और बाहर के सारे काम दोनों के कांधों में आ गया। शुरू में तो सारी व्यवस्थाओं में ने अच्छी लगी परंतु फिर बोझ लगने लगे। आया के जाने के बाद यशोदा जी अकेली कितना कुछ करती थी। उन्होंने आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी ली थी तो वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। नैना और आकाश आराम से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरत को पूरा करने में लगे रहे। हर शाम नैना अपनी माँ से अपने दोस्तों की आवभगत करवाते और दोनों दंपति बच्चों से बेखबर बाहर घूमते फिरते। नैना तो ये बिल्कुल भूल गई थी कि उसकी माँ सालों से आर्थराइटिस के मरीज है और पिता ब्लड प्रेशर के। उन दोनों के लिए इतनी व्यवस्था और जिम्मेदारियाँ ठीक नहीं थी। वहाँ बहू को सास और ससुर की चिंता नहीं थी, यहाँ बेटी दामाद को उनकी चिंता नहीं थी। कोई नहीं सोच रहा था कि उनके खाने पीने की सुविधाओं के बारे में, बस अपनी जिम्मेदारी उन पर डाल दिया था। कोई यह नहीं सोच रहा था कि रहने खाने की सुविधा ही जीवन का उत्सव नहीं है, उसके अलावा भी दोनों की कुछ ज़रूरतें या आशाएं हो सकती हैं। कैलाश बाबू को अपना पुराना घर याद आ रहा था जहाँ उन्होंने यशोदा जी के साथ जीवन की शुरुआत की थी और दुख सुख बांटे थे। बाद में नौकरी के सिलसिले में वो शहर चले गए। वहाँ भी साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना और कई खबरों पर बातें करते जो उनके रिटायरमेंट जीवन का एक हिस्सा हो गया था, जो अब असंभव लग रहा था। अचानक से वो यशोदा जी से बोली, यशोदा यह कैसे मोह मृत घृष्णा से तुमने खुद को और मुझे फंसा लिया। एक जेल से निकल कर दूसरी जेल में हम आ गए। एक पल को भी तुम्हें समय नहीं मिलता कि मेरे साथ बैठकर बातें कर सको। जानता हूँ तुम मुझे स्वार्थी समझोगे पर मैंने ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की थी जहाँ अपनी पत्नी से भी खुद दुख सुख बांटने के लिए मुझे समय ढूंढना होगा। तभी नैना वहाँ आई और बोली, माँ आप कहती हैं आपको वक्त नहीं मिलता है
और या बाबूजी के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही है। यह नहीं कि आगे की तैयारी कर लें। पूरे दिन आप लोग करते क्या है, बस गप्पे ही तो मारते रहते हैं। अब जाइए और बचा हुआ काम को निपटाइए। वैसे भी आपके पास तो और कोई ठिकाना भी तो नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। पहले कैलाश बाबू की बातें सुनकर यशोदा जी की आंखें भर आई थी, पर बेटी की जली घुटी बातों ने उसका बात से उनका ध्यान हटा दिया और वह सोचने लगी कि बहू बेटी किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है, बस अपनी ज़रूरत के लिए वो हमारा इस्तेमाल कर रही थी। पर उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं उत्तर दिया। यशोदा जी थक कर रात को बेड पर लेटी तो कैलाश बाबू से बोली, सुनिए जी, हमारे बच्चे सब कुछ जानते हुए भी अनजान कैसे बने हैं? ऐसे रिश्ते का क्या नाम दे जो दिन रात लगे रहने के बाद भी जाने अनजाने उनकी कितनी ही बातें हृदय को छलनी कर देती हैं। वह बहू जलील करती थी, यहाँ बेटी घुमा फिरा कर उन्हीं बातों को शहद लगा कर कह जाती है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कि हमारा पास और कोई ठिकाना नहीं है। कहते कहते यशोदा जी रोने लगे और अपने आंसुओं के साथ सो गए। 2-3 महीने में ही दोनों अपना अस्तित्व भूल बैठे। कैलाश बाबू तो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। वहीं यशोदा जी सोचती थी, बच्चों के लिए इस शरीर को थोड़ा कष्ट भी होगा तो क्या होगा, घर में सुख शांति तो बनी रहेगी। पर उसकी हालत तो उस लट्टू की तरह हो गए थे जिसे लोग अपनी मर्जी से नचा रहे थे। दिनों दिन यशोदा जी की स्थिति खराब होती जा रही थी। सेवा और सामान तो दूर की बात है, एक रोटी भी कोई नहीं पूछने वाला मिला। एक दिन कैलाश बाबू से रहा नहीं गया तो उन्होंने बेटी से कह दिया, बेटी अब तुम्हारी माँ से इतना काम नहीं होता है। रोज़ दर्द से वो छटपटाती है, रात में सो नहीं पाती है। मैं हर रोज़ उसके पैर दबाता हूँ, पर मेरी स्थिति देखो, मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूँ, यह तुम्हें अच्छा लगेगा? नैना तनकर बोली, माँ ने खुद ही यह सब काम करना शुरू किया था, मैंने नहीं कहा था उन्हें कि यहाँ आओ और मेरा घर संभालो। मेरा घर जैसा था ठीक था। अब आप मुझे ये सब बातें सुनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं थी, आप लोगों को मेरी ज़रूरत थी। कैलाश बाबू सोचने लगे कि हाँ, घर तो नैना का ही है, वो दोनों तो मेहमान थे। नैना ने आकाश से आया को वापस बुलवाने की बात की तो आकाश का मूड खराब हो गया। खैर आया आई तो यशोदा जी ने चैन की सांस ली, लेकिन आकाश का व्यवहार बहुत बदल गया। आते जाते वो अपने सास ससुर की बेइज्जती कर देता और नैना खड़ी खड़ी देखती रहती, एक शब्द अपने माता पिता के पक्ष में नहीं कहती। जैसे महसूस कर कैलाश बाबू और यशोदा जी का मन एकदम उछट गया। एक दिन कैलाश बाबू नैना से बोले, नैना कुछ ज़रूरी काम है, हम दोनों कल मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। वहीं यशोदा जी हैरान हो गई, पर उस समय उन्होंने कुछ नहीं पूछा। नैना ने सपाट स्वर में कहा, ठीक है, जाना है तो जाइए, किसने रोका है? इतना कहकर वो चली गई। यशोदा जी किचन में काम करती हुई सोच रही थी, बहू के रुखे स्वभाव और अपेक्षापूर्ण व्यवहार होते हुए बेटा अकेला कब तक संबंध निभा पाएगा? समय और स्थान की दूरियां रिश्तों के बीच में वैसे ही आ जाती हैं और यहाँ बेटी दामाद से भी कोई उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि बेटी हो या बहू, बूढ़े माँ बाप को किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को सोते समय यशोदा जी ने कैलाश बाबू से पूछा, यह मुजफ्फरपुर जाने का क्या चक्कर है? कैलाश बाबू ठंडे सांस भरते हुए बोले, यशोदा, इन लोगों को लगता है कि हमारे पास ठिकाना नहीं है, शायद तुम भी भूल गई हो। याद है तुम दुल्हन बनकर कहाँ आए थे और हमारा पहला घर भी तो वही था। अच्छा हुआ उस घर को तुम्हारे बेटी बहू ने बेचने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि उसको बेचकर पैसा मिलता है तो कितना, इसलिए मैंने मुजफ्फरपुर कह दिया। यशोदा जी बोली, मतलब वहाँ कोई काम नहीं है, बस आपने वहाँ जाने का बहाना बनाया। कहते कहते यशोदा जी की आंखें नम हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। कैलाश बाबू उनके गालों में आंसू पोंछते हुए भूले, यशोदा, फिर से गृहस्थी बसाना कोई आसान नहीं, बहुत मेरा काम है।
उस टूटे फूटे पुराने मकान को फिर घर बनाना है और जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। अब यही जीवन की सच्चाई है जिससे हम तुम झुठला नहीं सकते और ना ही इस उम्र में कहीं जा पाएंगे। चलो अपने लिए एक ठिकाने की तलाश करते हैं। इस बार हम अपना घर किसी के लिए न बेचेंगे न ही छोड़ेंगे, किसी हालत में नहीं। और रात के अंधेरे में कैलाश बाबू यशोदा जी का हाथ थामे अपने सामान के साथ वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में यशोदा जी ने कैलाश बाबू से कहा, मुझे नहीं लगता आप इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हैं। क्या आप अपने बेटे और बेटी को इतनी आसानी से माफ़ कर देंगे? कैलाश बाबू हंसते हुए बोले, नहीं, तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब तुम्हारे बेटी बहू और बेटी दामाद को देना होगा। वो लोग अपने पैतृक गांव पहुँचे। आस पड़ोस में अभी भी कुछ लोग जो उनका सम्मान करते थे, उनकी सहायता से उन्होंने टूटे फूटे घरों को एक हफ्ते में ठीक किया और अब तक उन्हें अपने घर से स्थान दिया। समय बीता, अब सब कुछ संभव हो गया था। तो कैलाश बाबू ने शहर जाकर वकील से बात की और उन्हें बताया कि बेटे ने जो मकान लिया है उसमें सारे पैसे मेरे लगे हैं। आज भी मेरे पास उन पैसों का रसीद है और उन्होंने वो घर बेटे के ही नाम लिया था, तो मुझे वो घर वापस चाहिए या मेरे जितने पैसे लगे थे वो मुझे दिलवाए। बेटे दामाद भी कैलाश बाबू ने केस किया क्योंकि दामाद का जो बिजनेस चल रहा था उसकी दुकान के लिए भी पैसे कैलाश बाबू ने ही लगाए थे। जब दोनों को कोर्ट का नोटिस मिला तो दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। भागते भागते सब गाँव पहुँचे। जब झोपड़ी की जगह आलीशान 2 मंजिला मकान देखा तो उनकी आंखें फटे की फटी रह गई। पर दरवाजे पे एक तलवार था जिन्होंने उन लोगों को घर के अंदर नहीं जाने दिया। सभी लोग नीचे से ही आवाज़ लगाने लगे, बाबूजी, बाबा जी, नीचे आइए। कैलाश बाबू छत पे खड़े कमर पे हाथ रखे बोले, दरबार जो भी यहाँ शोर मचाए उसे डंडे मार कर बाहर करो। मैं इन लोगों को नहीं जानता यह कौन है। पराए लोग हैं जो आज भीख मांगने मेरे दरबार पर न लौट आए। कहो इनसे कि मैं नमक हराम भिखारी को अब भीख भी नहीं देता। जिसने मेरी यशोदा को कॉकरेज वाला खाना खिलाया था उसे मैं अगर छट्टे का दूध याद न दिलाए तो मैं भी अपने यशोदा का पति नहीं। जाओ, अब तुम लोगों से कोर्ट में मुलाकात होगी और दोबारा कभी इस चौखट में पैर मत रखना। चारों के चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उस टूटे फूटे मकान को वो इतना बड़ा आलीशान घर बना देंगे और उसके जमे जमाए कारोबार को वो तिनकों की तरह बिखेर देंगे। कोर्ट में केस चला। जब कैलाश बाबू ने अपनी पत्नी पे किए गए अत्याचार को कोर्ट में सबके सामने कहा तो कोर्ट में बैठे हर एक इंसान की आंखें आंसू से भीग गई और सब नैना और खुशी पर थू-थू करने लगे कि कोई औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। सच कहा है किसी ने, बहू या बेटी किसी को बूढ़े माता पिता की ज़रूरत तभी तक पड़ती है जब तक उसके पास पैसे और ताकत होती है और जब यह दोनों खत्म हो जाते हैं तो बूढ़े माता पिता की किसी को ज़रूरत नहीं होती। आखिरकार फैसला कैलाश बाबू के हक में हुआ। उन्होंने सारा पैसा उन्हें वापस मिला। कैलाश बाबू ने जीते जिंदगी अपने सारे पैसे और मकान वृद्ध आश्रम के नाम कर दिए और यशोदा जी के साथ बची हुई जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सानिया वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।